बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारे टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज 19th ऑफ अगस्त 2025 और ये रहा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका बेटा एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर ये जो 3 एडिटोरियल्स हैं इनका हम लोग एनालिसिस करेंगे और बाकी बेटा जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है यानी कि आपका ये वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर 4 ओपिनियंस आपको डेली के डेली जो हैं इसी तरीके से रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगस्त का महीना कंटिन्यू है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी कंटिन्यू है। आप ये लेक्चर जो है जो रह गए हैं वो भी सुन सकते हैं और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने जो MPT 2026 है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन की है, वेबिनार करवाया है संडे वाले दिन, ठीक है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोगों ने अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जिन बच्चों ने सेमिनार अटेंड नहीं किया दे कैन अटेंड देयर। और बाकी इसका मैं हल्का सा टच आपको दे देता हूँ कि बेटा ये 2 महीने का आपका इसका कोर्स होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है 20 अगस्त से ये शुरू है। टाइमिंग 7 to 9 होगी और 4 days अ वीक क्लास होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन एरियाज में ये आपकी हेल्प करेगा। MPT के अलावा इसके अंदर CSS के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो ये कवर करेगा, प्लस PMS स्क्रीनिंग, PMS के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके 12 कंपल्सरी। पंजाब के अंदर तो इस तरह होता है कि जो ऑप्शनल होते हैं उनके अंदर तो ऑब्जेक्टिव होता नहीं, लेकिन जो कंपल्सरी होते हैं जैसे इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ पर हेल्प करेगा। और ख़ास तौर पर आपका 1 पेपर MCQs भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। जहाँ पर आपकी वेबिनार की रिकॉर्डिंग है उसको आप ज़रूर सुनिएगा। और बाकी ये वेबसाइट तो हमारी है ही है, इसके साथ ये वाली वेबसाइट भी .pk के नाम से CSS MPT आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर आप लोग जो है प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं MCQs की। बाकी 2024 के लेक्चर्स हैं, सुने समझें ओपिनियंस के, ठीक है। 2025 के भी हैं, IPRA जर्नल भी है, फॉरेन पीसी इन फ्यू डेज हम लोग जो है उसको भी लॉन्च कर देंगे। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करें। और PDF के लिए फ्री जो डेली है वो आपको हमारा जो कम्युनिटी वगैरह है या व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। दीज आर करंट ग्लोबल इश्यूज, दीज आर नेशनल इश्यूज। PDF लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। कोई भी हमारा जो लेक्चर यहाँ पर डिलीवर किया जाता है फ्रॉम 2 years ऑनवर्ड, सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये जो स्लाइडें हैं PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और चैप्टराइजेशन भी हम लोग कर देते हैं। अब हम शुरू करते हैं आपका जो एडिटोरियल है, गौर से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है बेटा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप समझ लेंगे ट्रांसफर करना, तब्दीली करना, जस्ट लाइक दिस। कहना क्या चाहता है तो राइटर बेसिकली इस पहले आप इसका क्रक्स सुन लें, नंबर 1। सेकेंडली मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा और थर्ड आपका CSS का ऐसे इसमें से कौन सा निकलता है वो भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इकोनॉमी से रिलेटेड बेटा ये आपका टॉपिक है। इकोनॉमी की अब कौन सी डायरेक्शन में वो बात करता है और वो डायरेक्शन है ये वाली, कैशलेस इकोनॉमी। कैश किसे कैसे हैं? करेंसी को, पैसों को, जो टेंजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पेपर करेंसी है उसको आप टच कर सकते हैं, कॉइन करेंसी भी होती है उसे भी आप टच कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट कैशलेस, ठीक है। उसको हम कैश कहते हैं जो आपके हाथ में आता है, ठीक है, जो मैनुअल होता है। राइटर यहाँ पर कहता है, गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कैशलेस इकोनॉमी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब ये पहले नंबर पे कैशलेस होता क्या है, इकोनॉमी कौन सी होती है? तो कैशलेस वही होती है, यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। हमने आपको अपना ट्रांजैक्शन के लिए जो स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं उनको इजी पैसे का, जैज़ कैश का या बैंक अकाउंट का नंबर दिया जाता है। वो उसके अंदर अमाउंट जो है वो फीस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी, और हम उनको वो कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो है हम लोगों ने थ्रू व्हाट ऑनलाइन किया तो ये हो गया कैशलेस, ठीक है। ये होती है कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो इसी तरह जब सारी की सारा पाकिस्तान जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन करेगा तो हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने का फ़ायदा क्या है, क्यों बनाना चाहिए, उसके रास्ते में रुकावटें कैसी कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा जो CSS के पर्सपेक्टिव में किस तरह से ये चीज़ें जो है पूछी जा चुकी हैं और किस तरह से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो कैशलेस इकोनॉमी, नो कैश गो डिजिटल,
कैश नहीं, डिजिटल ऑनलाइन कर दो, ठीक है। ये कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से आपको मैं कुछ चीज़ें जो है बस पिक्चर्स दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में जो है कैशलेस इकोनॉमी को लेकर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है कैशलेस इकोनॉमी। अब आ जाते हैं डिस्कशन के ऊपर। राइटर क्या लिखता है, रास्त की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई, इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती है ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब रास्त क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका बैंक अकाउंट है तो आप जो है थ्रू अपने फ़ोन नंबर के थ्रू भी रास्त ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चैनल बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, और ये हर बंदे के लिए एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके थ्रू उसकी बायोमेट्रिक करके ये एक कहने अकाउंट बनाया जाता है रास्त का, जिसके थ्रू वो पेमेंट्स करता है। और पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, जिसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। कैशलेस अकाउंट डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो 15 बिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। मोबाइल बैंकिंग यूज़र्स जो हैं वो इतने ज़्यादा, जैसे मोबाइल बैंकिंग यूज़र आपने अपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो पहले एक तो कैश बुक आपको मिली है, उसके साथ आप एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कमर्शियल पेमेंट्स यानी कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने भी की। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है इस चीज़ को देख करके रास के बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई। अब जो अभी इकोनॉमी के ऊपर ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, इसको लिखने की एक वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कुछ क्या करें और इसको बेहतर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैश का इस्तेमाल कम से कम करें और ऑनलाइन इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसका क्या फ़ायदा होता है वो बाद में डिस्कस कर दूंगा जब उसका टाइम आएगा। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन चीज़ें खरीदें, या जो भी उन्होंने पैसे जहां भी खर्च करने हैं ऑनलाइन ही करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है। वो टारगेट क्या है, वो टारगेट ये है कि डिजिटल मर्चेंट्स जो हैं उनका नंबर जो है, मर्चेंट्स आपको पता है ताजर कारोबारी लोग, 2 मिलियन करना है जून तक, कि इतने लोग 2 मिलियन तक जो है ऑनलाइन हो जाए। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग जो है 95 मिलियन करनी है से 120 मिलियन करनी है, इतने लोग और इसमें ऐड करने हैं। रेमिटेंस जो बाहर से मुल्कों से आपके बहन भाई मुख्तलिफ मुल्कों से पैसे कमा कर आपके पास बेचते हैं, उनको जो क्या करना है, उनकी ट्रांजैक्शंस भी 15 बिलियन तक ऑनलाइन ही करवानी है। आपको पता है कई लोग जो है तो क्या उसका हवाला का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे इसलिए करते हैं ताकि जो है ब्लैक मनी जो है उसको सेव किया जा सके या गवर्नमेंट का टैक्स से बचा जा सके। तो गवर्नमेंट कहती है ऑनलाइन करें, ऑनलाइन बेचें। तो अब इतना गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। अब इस इनिशिएटिव को लेकर राइटर लिखता है कि क्या ये इनिशिएटिव फुलफिल हो सकता है, इतने लोग ऑनलाइन आ सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आ सकते हैं। यस, क्यों आ सकते हैं, उसकी एक रीज़न है। वो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर 143 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। ब्रॉडबैंड आपको पता ही है ना, नेट सेट के घरों में लगा हुआ है, और तकरीबन 40 मिलियन मंथली एक्टिव मोबाइल वॉलेट्स हैं। यानी कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं मोबाइल्स के ऊपर जो है ये चीज़ें रखे बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि जब इतने ज़्यादा लोग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैस कैश, ईजी पैसा एंड वट एवर जो भी हैं मुख्तलिफ नाम से, सादा पे, नया पे, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो हर बंदा जब इतने 40 मिलियन के लोग करीब जो हैं लोग जो हैं मंथली एक्टिव यूज़र होते हैं हमारे, तो जब इतने ज़्यादा हैं तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए ये टारगेट्स कोई बहुत बड़े नहीं हैं इनको अचीव करना। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो देखने में रेडी है फिलहाल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होने में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको शिफ्ट कर सकें। अब उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो समझ लें हम सारे के सारे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। अब नेक्स्ट बात ये है कि गवर्नमेंट चलो स्टेप लेगी और कुछ कोशिश करेगी कि ये जो लोग हैं इतने ज़्यादा, इनको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो बेनिफिट्स के अंदर ये आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी का सबसे बेहतरीन मतलब ये है कि पता चलेगा कि पैसे किसको मिले, कितने मिले, क्यों मिले, ठीक है, क्या उसने किया। तो ये चीज़ समझना बड़ा आसान हो जाएगा। उससे क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक CSP हैं जी, ठीक है, आप 18 स्केल के अंदर हैं, आपके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए आता है। वैसे 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट अकाउंट में तो ज़ाहिर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करवाता,
लेकिन जी चलें जी, आपको किसी ने फॉर एग्जांपल फंसाने के लिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर करवा दिया। अब वो रिकॉर्ड में आ गया, जब ऑनलाइन हुआ तो रिकॉर्ड में आ गया। अब आपको पूछा जा सकता है जब रिकॉर्ड में आ गया कि ये अमाउंट कहां से आई है। दूसरी तरफ अगर वही 1 लाख रुपया बाय हैंड आपको कोई दे दे और आप ले लें और उसके बाद वो बंदा कहे मैंने इनको 1 लाख रुपया दिया है, तो आप कहेंगे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हैव यू एनी एविडेंस? अगर एविडेंस है तो बात करो, लेकिन एविडेंस तो बचा ही कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली दीज आर एविडेंस। तो जब भी कोई चीज डिजिटल हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, मशीन के अंदर चली जाती है, इंटरनेट पे चली जाती है, तो इंटरनेट और मशीन की एक बड़ी खास समझ लें कि खूबी है, उसे नहीं पता कि अमीर कौन है और गरीब कौन है, उसे नहीं पता कि हलाल कौन सा है हराम कौन सा है, उससे कुछ नहीं पता, वो न्यूट्रल है, सबके लिए एक जैसी है। पैसे आएंगे तो बताएगी आए हैं, पैसे चले जाएंगे तो बताएगी चले गए। ठीक है, क्यों आए हैं क्यों नहीं आए, जो वहां पे लिखा है वो बताएगी। तो इसी रीजन से जो है बेसिकली पाकिस्तान को डिजिटलाइज, पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको नहीं किया जा रहा। जिनको जो लोग ब्लैक मनी या वट एवर मल्टीपल जो किस तरह के गलत कामों में मुलव्वस होते हैं, जो खास तौर पर आपकी एलीट क्लास है जो मुख्तलिफ लूप होल से बेनिफिट्स लेती है, तो वो लूप होल्स फिर बंद होना शुरू हो जाएंगे। जो पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जिसको बोला जाता है, कुछ लोगों के हाथ में पावर वो निकल जाती है फिर। ठीक है, अफसरी क्या है, जो उसके हाथ में पावर है। लेकिन जब इस तरीके से चीजें हो जाएंगी तो वो जो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी उसकी पावर की, तो जो ऑफिसर्स भी नहीं चाहते, पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते, और ये सारे काम फिर उनको मजबूरी में करने पड़ते हैं। IMF की शरायत कह लें, IMF का प्रेशर कह लें, वट एवर आप जो भी मर्जी कह लें। ठीक है, तो बहरहाल तो इससे ये बेनिफिट जरूर मिल जाएगा कि करप्शन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन यार यहाँ पर फिर हर चीज का तोड़ तो निकाल के सारे ही बैठे हैं ना। कोई भी ऑफिसर है या कोई भी करप्ट जो बंदा है वो अपने अकाउंट में नहीं मंगवाएगा, लेकिन चले नहीं मंगवाएगा, लेकिन जब वो कोई चीज परचेज करेगा उन पैसों से, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेगा, तो फिर अल्टीमेटली उसको वो तो हिडन नहीं ना रख पाएगा। तो इस तरीके से बहरहाल ये काफी हद तक बेहतरी हो सकती है। तो ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे पाकिस्तान को अगर आपकी इकोनॉमी कैशलेस हो जाती है। इंडिविजुअल्स का मतलब है किसी एक बंदे को भी इससे ज़ाहिर बेनिफिट्स हो जाएगा, स्मॉल बिजनेसमैन वालों को भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़ाहिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सबको ही बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये लोग जो हैं ये लोन्स वगैरह भी ले सकेंगे, इंश्योरेंस वगैरह भी इनकी हो सकेगी। औरतों को जो है उनके लिए भी कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलेगा, उनको भी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जब कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी अपने पैसे अपने घर वालों को सेफ एंड साउंड भेज सकेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ज़ाहिर टैक्स पर कम ही करेगी ना जब कैशलेस करने की कोशिश करेगी। ब्रॉडर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है, आपके जो कारोबार हैं वो डॉक्यूमेंटाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग जो हैं उनके कारोबार रजिस्टर होंगे, उतना ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा होगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो ग्रो करेगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अब इन बेनिफिट्स के रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि डिजिटल लिटरेसी, लोगों को ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी आती, खास तौर पर जो रूरल एरियाज वाले लोग हैं उनको ये डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, पैसों का लेन देन करना जो है कम आता है। कुछ बच्चों को आता होगा, सबको नहीं आता। पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक अक्सर जो है वो कहती है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो यूज्ड टू हो चुके हैं उनकी बात नहीं करता, ज़्यादातर यही कहते हैं कि कहीं हमारे पैसे जो हैं वो क्या हो सके, ज़ाया ना हो जाएंगे। जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रही हैं तो ये भी चीज़ें हैं, पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद कई लोग जो हैं वो इसलिए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करते क्योंकि फिर उनको पता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में हमारी अमाउंट आ जाएगी और गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए। और सबसे बड़ा मसला है इंटरनेट के कवरेज का। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, तो उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। और इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर मौजूद नहीं है। शहरों से बाहर आप चले जाएँ तो आपको इंटरनेट जो है उस अच्छा नहीं मिलता जितना शहरों में मिलता है, तो इंटरनेट के बगैर ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो इसके लिए इंटरनेट जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो भी रुकावट है। तो ये कुछ रुकावटें हैं, कुछ हर्डल्स हैं जो पाकिस्तान को कैशलेस होने से रोकती हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। लेकिन वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट जो है अपना मजबूत फैसला कर ले और इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दे, जो प्लान्स बनाती है, सिर्फ बातें ना करे, सिर्फ थ्योरियां ना दे, करे। जिस तरह मैं आपको कहता हूं, बातें ना करें, बस करें, कुछ करें। बातों से कुछ नहीं होगा। लेक्चर सुने, लेक्चर पढ़ें, वट एवर जो भी करना है करें। सोचे ना, ज्यादा सोचे ना, एक्शंस करें। एन आउंस ऑफ एक्शन इज बेटर देन अ
टन ऑफ थ्योरी। वही बात है, वो कहता है बातों से काम ना चलाएं, प्रैक्टिकली करें। ये जो भी लूप होल्स हैं, जैसे ये चैलेंजेस हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करें। कैसे ख़त्म होगे, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करें। इसके अलावा टैक्स जो है उसको कम करें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बेहतर करें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैशलेस होने की तरफ चली जाएगी। और जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन होगी, उतना ज़्यादा पाकिस्तान को हिसाब किताब करने में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, ये कुछ बातें। अब आ जाते हैं ऐसे की तरफ। तो बेटा कैशलेस इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, इसको पहले एसेट्स को डिस्कस करने से पहले ये समझ लें, कैशलेस इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ऐसे होगा या ये जो डाटा होगा, ये डिजिटल वर्ल्ड प्लस इकोनॉमी प्लस कैशलेस इकोनॉमी आप कह सकते हैं, प्लस मशीन्स आप लोग कह सकते हैं, इन सब को मिक्स करके आप लोग ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 2023 के अंदर पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की मदद से आप लोग इसको ले लेते हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी आ गया, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? तो डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर बेटा इकोनॉमी भी तो आएगा ना। इकोनॉमी के फील्ड में हमने क्या रेडी है रेवोल्यूशन लाने में? तो इकोनॉमी की फील्ड में रेवोल्यूशन यही होगा ना कि आप कैशलेस हो जाए, आप टेक्नोलॉजी की मदद से पैसों का इस्तेमाल करें। ठीक है ना। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, फॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। फॉर्मल क्या होती है? जो कि रजिस्टर्ड होती है। इनफॉर्मल जो ये रेडियां लगाई हुई हैं लोगों ने, जिसका गवर्नमेंट के पास हिसाब किताब भी नहीं होता, गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं ले सकती। तो बेटा ये वो चीजें हैं जो आप लोग ऐसे जो हैं जिनके अंदर आप लोग इस तरह के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऊपर वाली बातें जो हैं वो भी आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अगर इसी डाटे को सामने रख के मैं जो गवर्नमेंट अपना CSS में पूछा गया है, अगर हम देखें इनसे हटकर पास पेपर से, तो बेटा कुछ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी आपको बातचीत करनी आनी चाहिए। इस तरह के टॉपिक्स को पूछ सकता है। फ्रॉम करेंसी नोट्स टू ई-वॉलेट, इज पाकिस्तान रेडी फॉर अ कैशलेस ट्रांजिशन? इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। पाकिस्तान रेडी है? क्वेश्चन मार्क है, मैंने ये आसान आपके लिए बनाया ताकि आपको आसानी रहे। कैशलेस इकोनॉमी अ पाथवे टू प्रोग्रेस और अ थ्रेट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो बातें ऊपर राइटर कह रहा है कि वाकई ऐसा है कि इससे प्रोग्रेस होगी। डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये आपने खुद पढ़ने, तो इनको सामने रख के एक स्टेटमेंट पढ़ें, इसको पॉज करें और उसके बाद अपने जहन में डाटा कलेक्ट करें। पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं उनको सारी पेपर में लिख दें। ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा जो है आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और इसी तरीके से पॉइंट्स को इकट्ठा करके आप क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रीटी इम्पासिस। इसमें जो है प्लास्टिक की बात की गई है। प्लास्टिक तो आपको पता ही है ना, ये जो आपके होती है, पता ही है सबको प्लास्टिक किसको कहते हैं। ठीक है। जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बना के बेची जा रही हैं, कुर्सियाँ, टेबल एंड वट। ठीक है। इस प्लास्टिक के बारे में बात करता है कि ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, लेकिन असल बात वो ये कहता है कि 183 कंट्रीज जो हैं वो जिनेवा में इकट्ठी होती हैं प्लास्टिक को लेकर। वो कहती हैं हम लोग एक ग्लोबल ट्रीटी बना लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक को लेकर कोई अभी इतना बड़ा ट्रीटी हुआ नहीं है, कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो कहते हैं हम एक ट्रीटी बना लेते हैं, और उस ट्रीटी के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये चीज़ें पुट अप कर देते हैं क्या कि जनाबी अली प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है, कितना नहीं करना, रिसाइकल करना है, नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो राइटर कहता है कि 183 कंट्रीज जो है इकट्ठी तो हुई, लेकिन वो इनका कोई ट्रीटी नहीं आपस में हो सका। ठीक है। तो डिवीजन बिटवीन नेशनल प्रोडक्शन कैप्स बेटा कहते हैं बेसिकली टोपी पहनाना। ठीक है। टोपी का मतलब ये होता है कि एंड कर देना, कि इतना जो है आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है ना। इसके अलावा रिसाइकलिंग की बात करना, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करना। तो कहता है इन वजह से इन चीज़ों के ऊपर जो है सब जो है मुतफिक ना हो सके, और ये फिर ट्रीटी हुआ ही नहीं। बहरहाल वो कहता है प्लास्टिक जो है वो ओशियंस को और सॉयल कहते हैं मट्टी वगैरह को, ज़मीन वगैरह को, तो उसको गंदा कर रहा है। और इसके अलावा हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी फिर रहा है। आपको पता है चाइना से प्लास्टिक के चावल आ गए, चाइना से और बड़ी चीज़ें आ गई। प्लास्टिक की बोतलें हैं, उनमें जब आप पानी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के बर्तन के अंदर जो नाकस प्लास्टिक से बने होते हैं, तो प्लास्टिक के मुख्तलिफ जो केमिकल्स वगैरह हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो पानी जो है इस तरीके से आपके वो भी जो आप पीते हैं उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से आपके वो जिस्म का भी हिस्सा बन जाता है।
तो राइटर कहता है कि इस तरीके से प्लास्टिक को नुकसान पहुंचा रहा। फिर वो पाकिस्तान की बात करता है, कहता है पाकिस्तान का डेलीगेशन भी उस जो एग्रीमेंट था ना, जो ट्रीटी होना था, वहां पर मौजूद था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी वहां पर बातें शातें की हैं कि जनाब अली प्लास्टिक को लेकर कोई ट्रीटी ज़रूर बनना चाहिए। आपके जो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट के, मुसद्दक मलिक साहब, वो वहां पर थे। उन्होंने कहा जो गरीब मुल्क हैं उनको प्लास्टिक को लेकर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि जो अमीर मुल्क हैं वो प्लास्टिक से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं और फिर गरीब मुल्कों को बेच देते हैं, और उसके बाद गरीब मुल्कों में वो जब चीज़ें टूट जाती हैं तो गरीब मुल्कों के अंदर ही रह जाती हैं, और गरीब मुल्क जो है प्लास्टिक का कब्रिस्तान बन जाते हैं। तो लिहाजा कहता है ये चीज़ बिल्कुल गलत है। प्रोड्यूसर जो हैं और कंज्यूमर जो हैं उनमें क्या है, कंज्यूमर जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है, प्रोड्यूसर बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इसके ऊपर ग्रीन फाइनेंसिंग होनी चाहिए। अब ये ग्रीन फाइनेंसिंग यही है कि जो है प्लास्टिक जो बनाने वाले हैं, जो नहीं बनाने वाले, उनको पैसे दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना इससे आगे मैं चलूँ, मैं इस बात के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब आपके सामने ये है, देख रहे, अभी आप देख लें, फिर मैं समझाता हूँ। फिर उसके बाद बेटा ये है, आप देख रहे हैं ना आप, अब ये क्या है इसके अंदर, ये कूड़ा करकट ही है ना। अब ये किसके अंदर है, कंटेनर्स के अंदर है, और ये क्या है, बार बार कर आपके मुल्कों में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये बेटा? रिच कंट्रीज जो हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं, उनका कूड़ा आपके जो पुअर कंट्रीज हैं उनके अंदर आता है, लाया जाता है, आता नहीं है, लाया जाता है। दो तरह से लाया जाता है, मैं अब आपको बताता हूं। बात इस तरह से है कि कहा यह जाता है कि जो गरीब मुल्क हैं वो कब्रिस्तान हैं अमीर मुल्कों के कूड़े के। अब वो कैसे हैं, अब आपको मैं समझाता हूं, बड़े आराम से आपने समझ लेना। एक छोटी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर बेटा आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहे हैं। आज एलसीडीज आ रही हैं, और इससे पहले वो जो मॉनिटर आते थे, ऐसे ही है ना। आ गया आपके मुल्क में, क्या हुआ, एक बंदा गया, उसने कंटेनर भर कर दूसरे मुल्क से, अमेरिका से, दुबई से या वट एवर कहीं से भी कंटेनर बन कर सेकंड हैंड, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर हो गए, सेकंड हैंड लैपटॉप हो गए, यूज्ड जो होते हैं प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एलसीडीज, वट एवर, जो भी बड़ी बड़ी, वो पैक करवाया। वहां से उसने कूड़े के भाव, यानी कि उठाया कूड़े का भाव, क्या कहते हैं, जिस तरह वो बस वजन किया और ले आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाने के बाद उसने क्या किया, उनकी फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन करने के बाद वो लाहौर के अंदर जैसे हफीज सेंटर में चला गया, जो भी सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर जाके उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। अब मैंने, आपने, किसी दूसरे पाकिस्तानी ने इनसे सेकंड हैंड जो है परचेज किया, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वो थोड़े अरसे के बाद ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो कबाड़िए के पास चला गया। जब कबाड़िए के पास चला गया तो कबाड़िए ने इस तरह उसको खोल दिया। खोलने के बाद कबाड़िए ने एक उनको ना कबाड़ खाने में इस तरह से कर दिया। इसमें से कुछ जो था वो रिसाइकल हो सकती थी, जो चीज़ें वो उन्होंने निकाल ली, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो गई, और वो जाकर कहीं कूड़े करकट के ढेर के अंदर वो दब गई। और वो पाकिस्तान के अंदर बनी कहाँ, अब ये कहाँ बनी होंगी, ताइवान के अंदर बनी होंगी, यूएसए के अंदर ये चिप बनी होगी, चाइना के अंदर ये बनी होगी रॉ मटेरियल से, और सोने के भाव ये जो है बेची होंगी, और उसके बाद पाकिस्तान में आते आते ये कूड़ा हो गई, और उसके बाद बनाई वहां पर और दफन पाकिस्तान में की। तो पाकिस्तान में सिर्फ बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानी बूढ़े होकर नहीं आते दफन होने के लिए, ये भी पाकिस्तान में आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरा का पूरा बेटा अफ्रीका बड़ा पड़ा है इसी चीज़ से। और यहाँ तक कि मैं तो एक दिन फिल्म भी एक देखी थी, इंडिया वालों की फिल्म थी, उसके अंदर यही था कि मिनिस्टर का बेटा था, उसको इंडिया वालों ने क्या किया हुआ था, कोई पता नहीं क्या दिया हुआ था, कोई उनको कह लें कि टाइटल दिया हुआ था सफाई का और वट एवर जो भी है। तो उसके में वो उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया से क्या हो रहा है, जो मेडिकल वेस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, वो इस तरीके से कंटेनर्स के अंदर बढ़ कर वो क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से वो लेके आ रहा था इंडिया, और इंडिया में लाकर वो यहाँ पर जो कूड़े करकट के ढेर थे वहां पर उसको डिस्पोज करवा रहा था, और वो था मिनिस्टर का बेटा। और इस काम के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है कि वो मेडिकल वेस्ट, अब क्या होता है, किसी को जख्मी हो गया, उसको पट्टी लगा दी, उसका ब्लड लग गया, या अस्पतालों के अंदर जो वेस्टेज होता है वो हो गया। तो इसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी वो मिनिस्टर के बेटे को अच्छे खासे पैसे भी दे रही थी, और इस तरह के काम भी और उसके अलावा उसको टाइटल वगैरह भी दे रही थी। और क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा था तो एयरपोर्ट के ऊपर उसके जो कंटेनर्स थे उनको चेक नहीं किया जाता था। और फिर फिल्म में सिंघम साहब आते हैं, पुलिस ऑफिसर, वो उसको चेक करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो इस तरह से फिल्म की स्टोरी चलती है। और ये चले, फिल्म की स्टोरी से हमें गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कि किस तरीके से ये दुनिया ऑपरेट हो रही है।
कि करप्शन देखें कैसे कैसे हो रही है, कि वो कैसे कैसे ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, कैसे कैसे फ़ायदा उठाते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो है दूसरे जो मुल्क अमीर मुल्क हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके गरीब मुल्क ये कहे कि अपने मुल्क का जो कूड़ा है, जो गंदगी है, वो मेरे मुल्क में डिस्पोज करवा लो और उसके पैसे ले ले। और ये भी उनको तब पता चला जब इस तरह हुआ कि कूड़े के एक ढेर के अंदर उन्होंने आग लगाई, वहां से जो ये मेडिकल वेस्ट था वो जला और उससे कुछ ऐसी जहरीली गैसें निकली और पास का जो गांव था उसके बच्चों की डेथ हो गई। और उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला यहाँ से धुएं से जो है ये बच्चे डेथ हुई है। और फिर हीरो जो था फिल्म का उसने कहा इस धुएं में अक्सर ऐसा क्या था, तो उसके बाद ये सारा जो है राज जो है वो पर्दाफाश हुआ। तो बेटा ये इस तरीके से हो रहा है। तो इससे यही हो रहा है, अमीर मुल्क जो हैं वो बना रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहे हैं। और हमारे जैसे गरीब मुल्क, जैसे हमारे अब जो नॉर्थन एरियाज के अंदर क्या हाल हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो भी हुआ, क्लाइमेट चेंज को लेकर तबाहियां हुई और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानें गई और उनकी फैमिलियां तबाह हो गई। और कर कौन रहा है, अब वो नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, कोई यूरोप में बैठे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ से धुआं निकल निकल कर हमारी जो है ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ना इश्यूज चल रहे हैं। बहरहाल प्लास्टिक को लेकर पाकिस्तान वो कहता है कि क्रेडिट मार्केट सपोर्ट होनी चाहिए रीसाइकलिंग के लिए। वही जो मैंने आपको कहा कि जो प्लास्टिक ज़्यादा बनाते हैं, ज़ाहिर है वो धुआं भी ज़्यादा छोड़ते हैं, तो वो फिर क्या करें, इसका रिप्लाई दें, इसका जो गरीब मुल्कों के पैसे दें। पाकिस्तान के हवाले से वो बात करता है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर तो अच्छी बातें कर ली, लेकिन अब पाकिस्तान लोकल लेवल के ऊपर भी कुछ कर लेना, अपने घर के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। पाकिस्तान में कहा था कि ये जो बैन हम लोग लगा देंगे, प्लास्टिक बैग्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसके अलावा जो कूड़ा करकट वगैरह होता है वो सेग्रीगेट नहीं किया जाता, अलग-अलग नहीं किया जाता, सारा का सारा इकट्ठा ही होता है। तो इससे क्या होता है, जो वेस्ट इकट्ठा करने वाले होते हैं उनके लिए परेशानी बनती है और जो है उनको इतने पैसे भी नहीं दिए जाते जो आपके कूड़ा इकट्ठे करने वाले होते हैं, ना उनकी कोई रेगुलर जॉब होती है। तो पाकिस्तान जो है सारे के सारे सूबों को करना ये चाहिए कि इसको लेकर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रॉपर वर्किंग करें और इसके ऊपर जो लोग जो है इस तरह की वायलेशंस करते हैं, कूड़ा जो है इधर उधर फेंकते हैं या उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि वो जो कंज्यूमर बैग्स हैं वो वाले ना यूज़ करें। और इसके अलावा ऐसे बैग्स जो हैं वो बनाए जाएँ जो कि ज़मीन के साथ डिस्पोज हो जाएँ और ख़त्म हो जाएँ। पॉलिसी मेकर जो हैं वो रीसाइकलिंग को जो है इंडस्ट्री को उसको मजबूत कर सकते हैं और फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा कुछ काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़। अब इसको लेकर अगर मैं एग्जाम की तरफ जाऊँ तो एग्जाम में बेटा ज़ाहिर है प्लास्टिक कहाँ से आया, प्लास्टिक इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो है इस तरह के जो है वो चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर आप ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, जो बातें ऊपर मैंने की हैं उसमें से कोई एक दो पॉइंट निकाल के यहाँ पर फिट कीजिएगा। थर्ड आपका जो बेटा है रीबटिंग रूमर्स, इसके अंदर कोई खास डाटा है नहीं, सिर्फ दो ही बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो बातें सुनने में आ रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उतार दिया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब को उतार दिया जाएगा और इनकी जगह पर एस्टैब्लिशमेंट जा रही है कि हम अपनी मर्जी के बंदे लगाएं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का जो पाकिस्तान के हैं मुनीर साहब जो है तो अब वो बन चुके हैं, फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनका जो है आया है स्टेटमेंट कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा राइटर कहता है कि ये सुनने में ये भी कह रहे हैं ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की अब इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के नीचे से तेल निकला है, पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं अमेरिकन कंपनी के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कहता है कि ये बातें सुनने में तो लग रही हैं लेकिन लोगों को क्यों महसूस नहीं हो रहा। तो लोग फिर आने वाले दिनों में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए तो हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही, क्यों हमारी ज़िंदगी में क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहता है राइटर कहता है कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को है जो है काम करने की ज़रूरत है कि वो वाले जो बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, लीड क्लास को मिल रहे हैं, और या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सरकार निकलती हैं तो उसका गरीबों को भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, सिर्फ जो है अल्फाज के अंदर गेम नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये डाटा जो है वो डिस्कस आपके साथ करता है। हो बेटा आपको इन एडिटोरियल की समझ आ चुकी होगी। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट्स करें, बताएं हमें हम और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हम लोगों ने MPT आपके लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग। और बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर सही, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।